दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप भी भारतीय रेलवे में जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट सीबीटी 1 में कितने नंबर उठा लेना चाहिए जिससे कि आप सीबीटी 2 में चले जाएं। तो चलिए इस पे थोड़े बात करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये 7,900 पोस्ट टोटल वैकेंसी है। इस वीडियो में मैं डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट या फिर केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं प्योर आपको जूनियर इंजीनियर जो कि डिप्लोमा लेवल के पे फॉर्म भरे गए हैं सिर्फ मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो आपका जो एग्ज़ाम प्रोसेस है ये एग्ज़ाम तो आपको बता दिया कि मैंने 13 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर के बीच में ये सारे सीबीटी 1 कई शिफ्टों में होकर के एग्ज़ाम कन्फर्म हो जाएंगे। तो आपका जो एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है ये है सीबीटी 1 होगा, पहला पड़ाव है, ध्यान रखना। इसको प्री भी हम लोग बोलते हैं। तो आप सीबीटी 1 पास कर लेंगे तो इसके बाद आपको सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देना होगा जो कि वही आपकी जो मेरिट है वही बनाएगा जिससे कि आपका सिलेक्शन रेलवे में जेई पोस्ट पे होगा। सीबीटी 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करेगा। ये एक चक्रव्यूह है जिसको हमें तोड़ के सीबीटी 2 में जाना है। तो आप जब सीबीटी 2 पास कर जाएंगे और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया जाएगा। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप अपने डॉक्यूमेंट्स सक्सेसफुली आप पास हो जाएंगे तो आपको रेलवे का जो मेडिकल स्कूल कॉलेज है मेडिकल के हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में आपका मेडिकल कराया जाएगा जो कि B1 B2 होता है। ध्यान रखना ये एएलपी का मेडिकल नहीं है जो कि बहुत हार्ड होता है, जो कि A1 मेडिकल पास करता है। ध्यान रखना। तो ये डीवी उसके बाद मेडिकल एग्जाम उसके बाद आपकी जो है ट्रेनिंग हो जाएगी। यहाँ पे मैंने बीच में ट्रेनिंग नहीं लिखा है, यहाँ पे ट्रेनिंग होगा और उस ट्रेनिंग के बाद आपकी जो पोस्टिंग है वो हो जाएगी। चाहे वो आपका वर्कशॉप में हो जाएगा, चाहे आपने जहाँ भी फॉर्म भरा है या ट्रैक मशीन में हो जाएगा या फिर CNW या फिर लोकोमोटिव डिपार्टमेंट में आपकी जो पोस्टिंग हो जाएगी। तो आइए इस क्वेश्चंस को इसको समझ लेते हैं कि सीबीटी 1 में कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आपके 100 MCQ रहने वाले हैं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। आपको अगर नहीं पता है कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा तो आप अभी भी भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक मॉक टेस्ट ALP का डाला गया है। आप उस मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो आपको 100 क्वेश्चंस का MCQ रहेगा। उसके बाद आपको 90 मिनट इसके लिए टाइम दिए जाएंगे। इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग आपके साथ में रहेगी। ध्यान रखना कि ये 1/3 का जो निगेटिव मार्किंग है ये तुक्का लगाने वालों के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। चूंकि आप सब डिप्लोमा होल्डर हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे के अच्छे स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे इस भाई साहब से बचना। 1/3 निगेटिव मार्किंग ये आपको नैया डुबो देगी। ध्यान रखना ये सीबीटी 1 का भी आप एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे अगर आप जो है पूरा का पूरा 100 में से 100 जा करके उड़ा दिए, तुक्का मार दिए, तो उससे आपको बच जाना है। अब इस सीबीटी 1 में कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। कितने? मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जनरल साइंस के यहाँ पे हमें 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वहीं जनरल अवेयरनेस जो कि ये डिप्लोमा और डिग्री वालों का थोड़ा कि कमजोर पार्ट होता है, इसको अच्छे से तैयार करके रख लेना। ये 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चंस का बंटवारा हो जाते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर जिसके लिए मैंने थंबनेल लगा के रखा हुआ है। तो आपको अगर आप अनरिजर्व में आते हैं तो आपका जो स्कोर है ध्यान रखना 100 में से कोशिश ये करना कि 65 के ऊपर ही चले जाना है। ध्यान रखना कि ये आपको 100 में से
100 नहीं मारना है, और ऐसा भी नहीं कि आपको मिनिमम पासिंग मार्क, जैसे अनरिजर्व का जो पासिंग मार्क है वो 40% है, और ईडब्ल्यूएस का भी 40% है, ओबीसी का भी पासिंग मार्क जो है 30% है, एससी का भी पासिंग मार्क 30% है। तो यहाँ पे वो रोल नहीं बनता है। ये जो है आपको एटलीस्ट इतने करने चाहिए, 65 प्लस। ओबीसी में आते हैं तो 62 प्लस होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपका जो है 60 प्लस होना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें अगर देखा गया है तो ये जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं वो ईडब्ल्यूएस वालों पे भारी पड़ गए हैं। इनकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाने लगी है ईडब्ल्यूएस वालों से ओबीसी की। तो ध्यान रखना कि अगर आप ओबीसी में आते हैं तो कोशिश ये करो कि 62 के पार चले जाओ, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 60 प्लस चले जाओ। अगर आप एससी में आते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ी राहत मिलेगी, 55 क्वेश्चंस आपके होने चाहिए। ध्यान रखना जब हम कट ऑफ की बात करते हैं तो हम ये अनुमान लगाते हैं, ये रियल मार्किंग नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आप जो है गए और एग्ज़ाम में 55 क्वेश्चंस करके चले आए और आपको 100 में से और भी क्वेश्चंस आ रहे होते तब भी आपने छोड़ दिया। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपको जितने भी क्वेश्चंस ईमानदारी से आ रहे हैं उतने क्वेश्चंस आपको करते हुए चले जाना है। तो आप अगर एससी में आते हैं तो 55 प्लस के पार ही क्वेश्चंस करना है। एसटी में आते हैं तो यहाँ आप 50 प्लस आपको स्कोर करना है, इससे ज़्यादा ही करना है, कम नहीं करना है। ध्यान रखना कि जब ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ अलग अलग डिवीज़न में, अलग अलग जोन में थोड़े बहुत वेरिएशन हो सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं जब हम आरआरबी इलाहाबाद या फिर अजमेर या फिर रांची, प्रयागराज या फिर चंडीगढ़, इन सब के जब कट ऑफ उठाते हैं तो इनके कट ऑफ थोड़े ज़्यादा जाते हैं और कहीं कहीं ये कट ऑफ कम जाते हैं। तो मैंने एक एवरेज बताया है कि आप एटलीस्ट चाहे किसी भी जोन से फॉर्म भरा है, आप अपना टारगेट यहीं लेकर के चलना। ये इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स बाकी सारे लोगों के लिए है। हो सकता है कि जो सिविल इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं, सिविल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है इससे थोड़े कम भी जा सकते हैं, क्योंकि ये जो पोस्ट है इस वैकेंसी में सिविल वालों का जो पोस्ट है, जो वैकेंसी है उसमें उन लोगों का ज़्यादा है। तो हो सकता है कि उनके जो कट ऑफ है इससे थोड़े कम भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप अपने जो टारगेट है इतना लेकर चलना है। उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको अगर फिर भी इसमें कुछ डाउट रहा है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी रिप्लाई करता हूँ। इसके साथ में आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी आपको अपने सवालों का आपके जवाब देता हूँ। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।